जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। दोस्तों, पिछली इतिहास की क्लास में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था और हम ये देख चुके थे कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और हिंसा को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया था। साथ ही साथ उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी जिंदगी बाद की पूरी तरह से डेडिकेट कर दी थी। और उसका कई बार हमने एग्जाम्पल भी देखा है, जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और इसके अलावा भी दोस्तों हम उसके कई कार्य देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक बहुत ही बड़ी भूमिका अशोक ने निभाई थी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की, तो अशोक ने कई शिलालेखों के द्वारा, कई स्तंभ लेखों के द्वारा और कई गुहा लेखों के द्वारा भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। साथ ही साथ अशोक के साम्राज्य की कई इंपॉर्टेंट घटनाएं और उसके जीवन काल के कई कार्य हमें उसके शिलालेखों और स्तंभ लेखों से ही ज्ञात होते हैं, उनका हमें पता चलता है। तो दोस्तों आइए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है अशोक के जीवन काल का, जहां से अक्सर करके वनडे एग्जाम में और साथ ही साथ दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में और साथ ही साथ स्तंभ लेखों के बारे में। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो अशोक के शिलालेख या अशोक के लेख, तो इनको हम बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों अगर बात की जाए तो उनमें हम एक पहली कैटेगरी बना सकते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं शिलालेख। शिलालेख। दूसरी कैटेगरी हम देख सकते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। और अंतिम और तीसरी कैटेगरी हम रख सकते हैं गुहा लेख। गुहा लेख। दोस्तों बात की जाए अगर शिलालेख की, तो शिलालेख क्या होते हैं एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिलालेख किसी भी ठोस सतह पर, जैसे कि धातु या पत्थर या बड़ी बड़ी शिलाएं, तो ऐसी ठोस सतह पर जब कोई सम्राट या कोई राजा अपने लेख लिखवाता था, अपनी राजाज्ञा या अपने दान देने की जो उसकी घोषणाएं होती थी, तो इन सब जानकारियों को जब वो किसी ठोस सतह पर लिखवाता था तो उन्हें कहा जाता था शिलालेख। तो ये क्या थे दोस्तों? तो ये ठोस सतह पर लिखे गए, ठोस सतह पर लिखे गए लेखों को हम शिलालेख कह सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए अशोक के शिलालेखों के बारे में, तो ये भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं बड़े शिलालेख या वृहत शिलालेख और दूसरों को हम कह सकते हैं लघु। तो दोस्तों वृहत शिलालेख या बड़े शिलालेख और दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। दोस्तों वृहत शिलालेख या बड़े शिलालेखों की अगर बात की जाए, तो अशोक के जो टोटल शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो बड़े शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो उनकी संख्या लगभग 14 है और वो 8 अलग अलग जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। तो बड़े शिलालेखों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या दोस्तों रहेगी, तो 14 रहेगी। 14 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। और अगर स्थान की बात की जाए तो ये लगभग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये 8 स्थान कुछ तो भारत भूभाग के अंदर है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर है, जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, और कुछ भारत के बाहर हैं। उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों इन स्थानों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्थान हैं। तो दोस्तों अगर पहले स्थान की बात करूँ तो पहला स्थान आता है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी। दोस्तों ये शहबाजगढ़ी पेशावर में है। पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो पेशावर में पड़ता है शहबाजगढ़ी। यहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान है मानसेहरा। दोस्तों ये मानसेहरा भी पाकिस्तान में ही है और हजारा में पड़ता है। हजारा पाकिस्तान में।
ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत के बाहर पड़ते हैं, पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरा स्थान हम कह सकते हैं कालसी। कालसी, और दोस्तों ये अपने ही उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में देहरादून जनपद में। देहरादून जनपद उत्तराखंड। उत्तराखंड की जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसकी खोज की तो दोस्तों इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। अगला स्थान की अगर बात की जाए तो दोस्तों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो उड़ीसा में पड़ते हैं। उड़ीसा आप जानते हो कलिंग का आधुनिक क्षेत्र जो है वो उड़ीसा ही है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो उड़ीसा में पड़ते हैं, उनमें एक है जौगढ़, जौगढ़, और दूसरा है धौली। दोस्तों ये दोनों ही स्थान उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर जौगढ़ की बात की जाए तो ये गंजाम जिले में पड़ता है, गंजाम जिले में पड़ता है, और ये पुरी जिले में पड़ता है, जहाँ पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है। तो ये दोनों ही उड़ीसा में पड़ते हैं, उड़ीसा। दोस्तों अगर छठे और सातवें आठवें की बात की जाए तो छठा स्थान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का है, जिसका नाम है सोपारा। दोस्तों ये सोपारा स्थान महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पड़ता है, ठाणे जिले में पड़ता है। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। इसके अलावा एक और स्थान है आंध्र प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एर्रागुडी। एर्रागुडी दोस्तों ये कर्नूल जिले में पड़ता है जो आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ठाणे आपको पता है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र आप, और ये दोस्तों पड़ता है गुजरात में। तो दोस्तों ये 8 स्थान ऐसे हैं जहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और अशोक के शिलालेख में भी जो वृहत शिलालेख हैं, बड़े शिलालेख हैं, उनकी प्राप्ति यहाँ से हुई है। तो दोस्तों ये स्थान कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इनका आप याद रखिएगा। इनमें 2 इंपॉर्टेंट हैं जो पाकिस्तान में है, तो पूछता है कई बार एग्जाम में कि अशोक के शिलालेख भारत से बाहर किन किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपका आंसर उसमें हो जाएगा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए लघु शिलालेख की तो कुछ शिलालेख ऐसे हैं जिन्हें छोटे शिलालेख कहा जाता है, जिनमें जानकारी अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी है, कम है, तो उन्हें हम कह सकते हैं लघु शिलालेख। आइए दोस्तों देखते हैं कि लघु शिलालेख कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर लघु शिलालेख की बात की जाए तो लघु शिलालेख में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है सांची। सांची, ये सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहीं पर सांची का स्तूप भी स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे स्थान की तो ये सारनाथ पड़ता है, सारनाथ। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड जगह है और भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में, उपदेश के लिए ये फेमस जगह है। इसके अलावा एक और जगह दोस्तों है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई, रुम्मिनदेई दोस्तों, रुम्मिनदेई ये जगह पड़ती है नेपाल में। नेपाल देश में पड़ती है, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके अलावा जो दोस्तों एक और नेपाल की ही जगह है निगलीवा। दोस्तों ये दोनों ही जगह नेपाल में पड़ती है, जहाँ से अशोक के लघु शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रुम्मिनदेई से। तो रुम्मिनदेई से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का, तो इसमें भगवान बुद्ध के
जन्म के बारे में पता चलता है। जो भगवान बुद्ध के जन्म की जो तारीख है वो हमें सबसे पहले रुक्मिणीदेही अभिलेख से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म की तारीख है, जो जन्म का समय है, उसकी जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुक्मिणीदेही अभिलेख जो नेपाल में स्थित है, हमें यहाँ से भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है, उनके जन्म की तारीख के बारे में पता चलता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। दोस्तों स्तंभ लेखों से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देख लेते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। इसे मैं रब कर देता हूँ, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप उतार सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए स्तंभ लेख की, तो अशोक के स्तंभ लेख कई जगह से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहला है और सबसे इम्पॉर्टेंट है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दोस्तों इनिशियली ये जो स्तंभ लेख है ये दिल्ली में नहीं था, ये टोपरा में था और ये टोपरा हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के टोपरा नाम के स्थान पर ये लेख था और बाद में अभी हम आगे पढ़ेंगे इतिहास में, तो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक तो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान थे वो इसे टोपरा से दिल्ली में लेकर आ गए थे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा अगर बात की जाए तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, ये पहले मेरठ में था, बाद में इसको दिल्ली में ले आया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोस्तों इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अशोक के स्तंभ लेखों की खोज हुई है तो उनमें सबसे पहला खोजा गया स्तंभ लेख कौन सा है और सबसे पहला पढ़ा गया लेख कौन सा है? तो दोस्तों जो दिल्ली मेरठ का लेख है ये सबसे पहले खोजा गया है, सबसे पहले खोजा गया अभिलेख की बात की जाए स्तंभ लेख की तो वो दिल्ली मेरठ अभिलेख है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी खोज की तो इसकी खोज की थी पाड्रेठी पैनथेलर नाम के व्यक्ति ने। पाड्रेठी पैनथेलर नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और अगर सन की बात की जाए तो सन था 1750 ईस्वी। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था और इनका नाम था पाड्रेठी पैनथेलर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली बार अशोक के लेख को किसने खोजा, तो आंसर रहेगा आपका पाड्रेठी पैनथेलर, या कहीं कहीं इसका नाम आपको दूसरा मिल सकता है टी पैनथेलर। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि सबसे पहले पढ़ा गया कौन सा अभिलेख है, तो दिल्ली टोपरा का अभिलेख है जिसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की गई थी और इसको पढ़ा था सबसे पहले, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। और अगर सन की बात की जाए तो सन था 1837 1837 ईस्वी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए 3 ऐसे स्तंभ लेख हैं जो बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी दोस्तों देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से हैं। तो बिहार में सबसे पहले अगर बात की जाए तो लौरिया, एक है लौरिया नंदनगढ़ और दूसरा है लौरिया आरार और चौथा है लौरिया नंदनगढ़।
लौर्या नंदनगढ़। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो मयूर था। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। तो ये जो मयूर इनका राज्य चिन्ह है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों लौर्या नंदनगढ़ जो बिहार के चंपारण जिले में है, तो लौर्या नंदनगढ़ के स्तंभ लेख से हमें पहले पता चलता है कि उनका मौर्य साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? मयूर। मयूर मयूर का जो चिन्ह प्राप्त हुआ है वो लौर्या नंदनगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये हैं तीनों। एक और है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख ये तीनों ही बिहार में स्थित हैं, बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में भी चंपारण जिले में स्थित है। दोस्तों चंपारण वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन किया था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख है दोस्तों, वो है प्रयाग। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों, प्रयाग आज के समय में इलाहाबाद का नाम है। तो प्रयाग स्तंभ लेख एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख है और इसको अकबर ने स्थापित किया था। अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था प्रयाग से लाकर। तो दोस्तों ये थे स्तंभ लेख और इससे पहले हमने पढ़े हैं शिलालेख। तो इनसे अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अशोक के गुहा लेखों के बारे में। तो अशोक के गुहा लेख दोस्तों अगर बात की जाए तो ये गुफाओं में मिले हैं और ये एक ही जगह पे मिले हैं। गुहा लेख की अगर बात कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ गुहा लेख। तो अशोक के गुहा लेख बिहार में ही बराबर की पहाड़ियों में मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं दोस्तों? बिहार में। बिहार राज्य में पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है बराबर की पहाड़ियाँ। बराबर की पहाड़ियाँ। और दोस्तों यहाँ से अशोक की बनाई हुई 3 बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिनके नाम अक्सर करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उनमें एक पहली गुफा, दूसरी गुफा और तीसरी गुफा करके पूछा जाता है। दोस्तों इनका नाम है अगर बात की जाए तो एक का नाम है सुदामा गुफा, सुदामा। दूसरा है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। और एक तीसरी भी गुफा है जिसका नाम है कर्ण चौपाड़। कर्ण चौपाड़। दोस्तों ये 3 गुफाएं हैं बड़ी फेमस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों इन गुफाओं के बारे में कि अशोक ने इन तीनों ही गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान किया था। आजीवक संप्रदाय के संतों को दान कर दिया था इन तीनों गुफाओं को। किसने? अशोक ने। तो दोस्तों ये कुछ अभिलेख थे जिनसे अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में कोई भी सक्षम शासक नहीं रहा है। अशोक के बाद के जो अशोक का उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल, जो बाद में अशोक के शासक बना। लेकिन कुणाल के बाद भी कई राजाओं का उल्लेख मिलता है जो इतिहास में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका कार्यकाल भी बहुत कम रहा है। और ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मौर्य साम्राज्य उतना शक्तिशाली नहीं रहा था जितना शक्तिशाली अशोक ने उसको बनाया था। तो दोस्तों अशोक के बाद जितने भी शासक आए हैं उनके सबसे अंतिम शासक के बारे में हम बात कर लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या शुंग ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते चलते हैं कि अशोक अपने अंतिम समय में बहुत बीमार हो गया था और इतना बीमार हो गया था कि वो सिर्फ आराम करने के लायक ही बचा था।
और इसी समय में दोस्तों उसके उत्तराधिकारियों ने शासन चलाया और अंतिम समय में अशोक की मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उतनी प्रतिष्ठा नहीं रही थी और जितने भी उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अंत समय तक अशोक ने दान दक्षिणा नहीं छोड़ी और ऐसा एक जगह हमें उल्लेख मिलता है कि जब अशोक की मृत्यु होने वाली थी अंतिम समय में, तो उसने अपने बर्तन तक दूसरों को दान कर दिए थे और अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक आंवला जो अशोक को खाने के लिए दिया गया था वो भी उसने दान करवा दिया था। इनके एक मंत्री थे राधागुप्त, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की है। तो राधागुप्त को उन्होंने कहा था कि ये एक आंवला जो मेरे खाने के लिए बचा है इसको भी आप बौद्ध भिक्षुओं को दान कर दीजिए। और दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी है तो वो था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल को बनाया जाता है और इसके बाद कई राजाएं होते हैं, जैसे संप्रीति एक शासक हुए हैं, फिर शालीशुलक और कई हुए हैं। तो अंतिम शासक की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसी के मंत्री या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ये अंतिम शासक था दोस्तों लगभग 206 ईसा पूर्व में। दोस्तों अंतिम शासक के बारे में बात की जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और 206 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या इसी के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ से पुष्यमित्र शुंग जो बृहद्रथ के ही सेनापति थे, तो उन्होंने हत्या कर दी थी बृहद्रथ की, जो अंतिम सम्राट था मौर्य साम्राज्य का। और बाद में दोस्तों यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई और ऐसा माना जाता है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था तो इसे ब्राह्मण वंश की शुरुआत भी माना गया। तो दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे शुंग वंश और उसके बाद कर्ण वंश और फिर कुषाण शासक। ये सारे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।